वो हमेशा कहते थे कि देखो, हमने तो जैसे तैसे राजनीति कर ली, तुम मत करना। फिर मेहनत करते करते मेरी बेटी को भी सिंधिया जी की कृपा से जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया। मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे बताया था कि कोई चीज मांगनी नहीं, हमारी कोशिश रही है कि अगर किसी को फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो नुकसान हमारी वजह से न पहुंचे, ये हमारी हमेशा प्राथमिकता रही है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं कोलारस विधानसभा के विधायक महेंद्र सिंह यादव जी, जिनसे आज हम जानेंगे उनके राजनीतिक सफर के बारे में, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो सर, सबसे पहले तो आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? कब आपको लगा कि आपको राजनीति में अब जाना चाहिए? देखिए, कोई प्लान नहीं बनाता पहले से। जब शिक्षित होता है, स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, तो उसका तमाम सारी उसके पास होता है कि मैं इंजीनियर बनूं, कोई डॉक्टर बनूं। तो कोई ऐसा उसका स्पेसिफिक प्लान नहीं हो पाता कि क्या करूं। वो पढ़ता रहता है और पढ़ने के बाद में जब वो घर लौट के आता है, जो भी घर में उसका खेती होता है या व्यापार होता है या घर में जो भी उसका काम चलता रहता है, उसके जो माता पिता करते हैं, तो वो उनको अडॉप्ट करके आगे बढ़ जाता है। ज्यादातर हम लोगों ने देखा। तो मेरे यहाँ भी क्या है कि मेरे पिताजी 68 से गांव के सरपंच रहे, जनपद अध्यक्ष रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, 10 साल जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उसके बाद में विधायक रहे। तो चूंकि राजनीति विरासत में और रोज देखने को घर पे ही मिलती थी, लेकिन मेरा, चूंकि मैं पिताजी का इकलौता बेटा था, तो घर में अगर सारे लोग राजनीति करेंगे तो फिर व्यापार और खेती कौन देखता। तो मैंने ज्यादा समय अपना अपना व्यापार, खेती और अपना जो भी रिश्तेदारों के आना जाना, उसमें ज्यादा समय व्यतीत किया। और जब पिताजी का चुनाव होता था तो मैं उनकी चुनाव के समय मदद करता था। लेकिन सक्रिय रूप से राजनीति में जब पिताजी का देहांत हो गया और उसके बाद में किसी न किसी को उपचुनाव के रूप में चुनाव लड़ना था, तो जब पार्टी ने और सिंधिया जी ने जब मुझे इस लायक समझा और उन्होंने मुझे अपना प्रत्याशी नियुक्त किया, तो फिर मैं सक्रिय रूप से उपचुनाव लड़ा 2018 में। और उस टाइम सरकार का उपचुनाव हुआ और सिंधिया जी की कृपा से और सब कार्यकर्ताओं की मेहनत से और जो पिताजी का एक नाम था, लोगों ने सरकार को चुनाव हराया और मुझे 8,000 के ऊपर से यहाँ से विधायक बनाया। उसके बाद लोगों की सेवा तो पहले पिताजी के सहयोग से करते रहते थे, लेकिन फिर सक्रिय रूप से लोगों की मदद करने में और राजनीति में आगे बढ़े। तो उनकी इच्छा थी कि आप राजनीति में आए और कभी उन्होंने आपसे ऐसा जिक्र किया हो कि भाई इस आगे की विरासत को कौन संभालेगा, इस लेगेसी को? नहीं, वो एक्चुअल में राजनीति में रहते हुए या इस दाम्पत्य जीवन में रहते हुए एक साधु जैसा स्वभाव था। वो पूरी अपनी ईमानदारी और सच्चाई से काम करते थे। तो वो हमेशा कहते थे कि देखो, हमने तो जैसे तैसे राजनीति कर ली, तुम मत करना। क्योंकि राजनीति जो है एक अच्छा वो नहीं है, सब लोग इसमें जो है करप्शन के लिए जा रहे हैं। तो आपको करप्शन करना है क्या? तो हम कह देते नहीं, नहीं करना है। तो नहीं करना है तो आप एक बार बन जाना, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, मैं थोड़ा पढ़ाई में कमजोर था, तो आप एक बार बन जाना। और लेकिन कभी किसी भी तरह का करप्शन नहीं करना है, लोगों की सेवा के लिए काम करना और सिंधिया जी के साथ रहना, ऐसा उनका हमेशा कहना रहता। ऐसी क्या चीज थी जो आपने उनसे सीखी और आपने उसको अडॉप्ट किया कि हाँ, ये उनसे मैंने सीखा, उन्होंने देखिए, हर व्यक्ति अपने पिता से ही सीखता है, क्योंकि वो ही उसका गुरु होता है। लेकिन देखिए, उन्होंने तो कई चीजें सिखाई कि धर्म के रास्ते पर चलते हुए, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए भी हमने सब कुछ पा लिया। व्यापार भी, समाज सेवा भी, विधायक पद भी, और ईश्वर ने सब कुछ दे दिया। अगर अच्छाई और सच्चाई पे चलते हुए तो क्यों गलत रास्ता अडॉप्ट करें। आप भी इसी रास्ते पे चलते हुए चलना, अपने आप ईश्वर आपको सब चीज देगा। आप एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि आपकी, तो आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा राजनीतिक सफर?
देखिए, चूंकि मैं राजनीति में फादर थे, लेकिन मैं सक्रिय रूप से उसमें ज्यादा समय नहीं दे पाता था। लेकिन उनके जाने के बाद में जब मैं विधायक बना, तो जैसे ही चुनाव, दूसरा चुनाव 1 साल बाद आया, तो मेरे ही अपने लोगों ने, जैसे अभिमन्यु को गिरा था, ऐसे मेरे ही अपने लोगों ने, क्योंकि राजनीति में पता नहीं चलता कि कौन आपको नुकसान पहुंचा रहा है, कौन फायदा पहुंचा रहा है। मेरे ही अपने लोगों ने आखिरी समय में 2-3 दिन में जब चुनाव की वोटिंग होनी थी, तो उन्होंने साथ में बने रहे और नुकसान करके मुझे जो है 720 वोट से दूसरी बार का विधायकी का चुनाव हरा। तब से ही फिर राजनीति का एक संघर्ष का हो, या उसको उस रूप में लिया कि अब हार गए तो अब इसको करके दिखाना है, और उसके लिए फिर 5 साल मेहनत की। और इस बार जो है फिर मेहनत करते करते मेरी बेटी को भी सिंधिया जी की कृपा से जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया, और संघर्ष करते करते और लोगों की सेवा करते करते फिर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की बदौलत और सिंधिया जी की जो पूरी कार्यकर्ता जो लगे रहे सिंधिया जी की कृपा से, और जनता का ऐसा आशीर्वाद मिला कि मैं 51,000 से जनता ने मुझे इस बार विधायक बनाया। सिंधिया जी के साथ आपका रिलेशन कैसा है? देखिए, जब से हम लोग हैं, मैं तो ये कहूंगा कि राजनीति के रूप में कहें या परिवार के रूप में, कि हम लोगों का शुरू से उनके अलावा कोई, शुरू से उनके साथ ही रहे और उनके साथ रहना। वो शुरू से ही, फादर के टाइम से ही, बड़े महाराज के टाइम से ही और आज तक एक परिवार जैसा रिश्ता है, और वो हमेशा हर काम जो हम कहते भी नहीं है वो भी हमारे लिए कर देते। तो जब 2023 का चुनाव था, तो उस समय कोलारस विधानसभा काफी चर्चा में, क्योंकि टिकट को लेकर काफी गहमा-गहमी काफी दिनों तक चलती रही। कितना मुश्किल रहा या चुनौतीपूर्ण रहा उस समय टिकट लेके आ पाना, या आपको ऐसा लगता है? देखिए, मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे बताया था कि कोई चीज मांगनी नहीं, या किसी चीज को लेके ज्यादा इसके पीछे नहीं पड़ना कि ये चाहिए। आप काम करते रहिए और त्याग की भी भावना रखिए। अगर ऐसा मौका आ जाए कि आपको टिकट नहीं भी मिल पा रहा है, तो आप निराश ना हो। त्याग की हमेशा भावना रखें। जब आप त्याग करेंगे तो वो चीज फिर आज नहीं मिलेगी, तो फिर वापस आपके पास आएगी। अगर आप ज्यादा उसको लड़ोगे तो फिर आपसे दूर चली जाएगी। तो हम लोग तो इसके लिए भी तैयार थे कि टिकट भी नहीं मिलेगा तो जिसको मिलेगा उसका काम करेंगे, और न टिकट के लिए ज्यादा मेहनत कर रहे थे। और सिंधिया जी की कृपा से और पार्टी ने जो भी उनके पास सर्वे पहुंचा तो उन्होंने टिकट दिया। तो हमने टिकट के लिए ज्यादा मेहनत नहीं की, ना संघर्ष किया। हम तो ये मान के चल रहे थे कि ना मिले तो अच्छा, मिल जाए तो अच्छा। देखिए, आपको यही सोच के अगर आप रहेंगे कि मैं ही लड़ूंगा, कार्यकर्ता तो और भी है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही है, वो भी महाराज के ही है, तो पद तो सबको चाहिए। तो ये निर्णय पार्टी और संगठन और महाराज करेंगे कि कौन इनमें ठीक है, जो आगे अच्छे वोट ला सकते। आप आश्वस्त थे कि बस टिकट आपको मिलने वाला है, या नहीं, मैं तो इसके लिए भी आश्वस्त था कि नहीं भी मिलेगा तो भी अपन को जिसको मिलेगा उसका काम करना। अच्छा, हाँ। सबसे बड़ी बात कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को और राजनीतिक जिंदगी, ये दोनों बड़ी अलग-अलग पहिए की 2 चीज़ें हैं। तो इनको आप कैसे साथ में सामंजस्य बिठाकर चलते हैं? कैसे अपने परिवार को समय देते हैं और राजनीति को समय? देखिए, स्कूल जीवन से ही आप ये समझ लो कि जिसको जिस काम वो कर रहा है उसमें अगर आनंद लेके काम करेगा, उसको एंजॉय करके अगर करेगा, तो उसको कहीं तकलीफ नहीं आएगी। अगर पढ़ाई भी स्कूल में जा रहा है बच्चा और उसको उसमें आनंद आ रहा है, तो वो आगे की सीट पे बैठेगा। और अगर उसको लग रहा है कि यार मुझे तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो पीछे जाके बैठेगा या छुट्टी मारेगा। तो विषय है कि आप चाहे खेती कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे समाज सेवा कर रहे हो, चाहे गायत्री मंदिर के काम कर रहे हो, चाहे राजनीति, उसमें अगर आपको आनंद आ रहा है, तो फिर आपको सबको साथ लेके सबसे मिलने जुलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपको एक ऊर्जा भी मिलेगी क्योंकि उसमें आनंद आ रहा है। और आप उसको अगर परेशान होके कर रहे हैं, दुखित होके कर रहे हैं, तो फिर आप ना घर के रहेंगे, ना जनता के रहेंगे, और ना किसी काम के रहेंगे। तो सबको खुश होके करो, बिना चाहत के। अभी जब मैं आया आपके यहाँ, तो मैंने देखा जनता दरबार लगा हुआ था।
तो जनता के साथ आपका कैसा संबंध है? जनता के साथ आप किस तरीके से रिश्ता बना कर रखते हैं? देखिए, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हम लोग लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। सामने का प्रत्याशी बदलता रहता है, कभी ये आ गए चुनाव लड़ने, कभी वो आ गए, कभी वो आ गए, लेकिन हम लोग लगातार चुनाव लड़, लेकिन लगातार चुनाव लड़ने के बावजूद भी, चाहे हम कांग्रेस से लड़े या बीजेपी, जनता का आशीर्वाद हमेशा हमारे परिवार पर रहा। महाराज की कृपा हमेशा रही, और हमारी कोशिश रही है कि अगर किसी को फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो नुकसान हमारी वजह से ना पहुंचे, ये हमारी हमेशा प्राथमिकता रही है। एक जातिवाद ना हो कि ये इस जाति का है, ये उस जाति का, सब जातिवाद को हटा करके, क्योंकि हम लोग जाति परिवार थे, सब जातियों को लेकर के, सर्व धर्म को लेकर के और सबके साथ लेके हमेशा मेरे पिताजी के टाइम से ही रहा है, तो इसलिए हमेशा जनता का आशीर्वाद मिला है। उसी का फल है कि आज हमेशा 51,000 से जीतना ये जनता का आशीर्वाद ही है। और जहां तक सुबह की बात है, तो डेली में चाहे 100 लोग आए, चाहे 200 लोग आए, चाहे 500 लोग आए, मैं जब तक मिल नहीं लेता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता। उनकी सुनवाई करके ही, चाहे मैं शिवपुरी रोज हूँ, का काम है। रोज का काम है। और रोज सुबह ऐसे ही लोग आते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान बड़े तसल्ली से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, उनकी सुनवाई करके फिर मैं शिवपुरी जाता हूँ, फिर शिवपुरी बैठता हूँ, अच्छा, और उसके बाद में जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको भी करता तो इसके अलावा भी कहीं और जगह जनता दरबार हूँ। हाँ, शिवपुरी, शिवपुरी ऑफिस कार्यालय वही है। कार्यालय ये आपका? तो रहने का खतौरा मेरा गांव है, तो ये खतौरा, बदरवास, रन्नौत का व्यक्ति यहाँ जाता है। और मेरा वैसे कार्यालय और माता पिता वही रहते थे शिवपुरी, तो वहां अपना खरई, कोलारस और सीसई सड़क उधर का जो व्यक्ति होता है तो वो वहां आ जाता तो आपके इस कार्यकाल में आपका जितना भी कार्यकाल रहा, क्या ऐसे महत्वपूर्ण कार्य थे जो आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में किए? और आने वाले समय में ऐसे कौन-कौन से काम हैं जो आपकी प्राथमिकता में है, जो आपको करना ही है? है। देखिए, कुछ तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो ऐसी ऐसी योजनाएं ला रही है कि जिससे डायरेक्ट लोगों को बेनिफिट हो रहा है। मोदी जी इतनी सारी योजनाएं बना देते हैं कि हम लोगों को तो केवल उनको लोगों तक पहुंच जाए इसकी व्यवस्था बनानी है, बाद बाकी तो अपने आप सारा कुछ हो रहा है। हमारे सांसद आदरणीय सिंधिया जी दिन रात क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। वो रात दिन एक एक मंत्री से मिल करके, एक एक जगह जा करके काम को खींच के लाते। जहां तक मेरी बात है, तो मैं अपने प्रयास से, ईमानदारी से, कि कहीं भी अपनी तरफ से क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है वो करने का प्रयास करते हैं। अभी मुझे 1.5 साल हो गई विधायक बने, तो आप अगर 1.5 साल की अगर अपन बात करें, तो चाहे बिजली का क्षेत्र हो, तो 6 सब स्टेशन और 400 डीपी यहाँ के लिए मंजूर करवा करके एक रिकॉर्ड काम किया है 1-1.5 साल के अंदर। अगर अपन रोड की बात करें, तो लगभग 50 नंबर की रोड है पीएम जनमन में, प्रधानमंत्री सड़क के द्वारा, मेरी निधि से, और मुख्यमंत्री जी और महाराज की कृपा से यहाँ मंजूर हुई है। और अब आगे उनका काम, टेंडर लग गए, अब काम चालू हो रहा है। अगर मैं बात करूं नल से जल योजना की, तो यहाँ लगभग 150 से 200 टंकी मेरी विधानसभा में बन के तैयार हो गई है। जगह जगह पानी की लाइनें डल रही हैं, और नल से जल बहुत जल्दी 4-6 महीने के अंदर घर घर पहुंचेगा। अगर मैं बात करूं अस्पतालों की, तो हमारे यहाँ लकवासा के लिए, मेरे गांव खतौरा के लिए 1.5 करोड़ रुपए मंजूर करवा करके उनको अच्छा बनाने का काम चल रहा है। अगर मैं बात करूं स्कूलों की, तो अभी 1.5 करोड़ रुपए के 3 देहरवाड़ा, देहरदा गणेश और कारिया में अभी नए स्कूल मंजूर करवाए, और उनका काम भी चालू हो चुका है। ऐसे अनेक काम है। जैसे अब पीएम जनवन में हमारे आदिवासी भाई जो थे, मेरे यहाँ लगभग 35 से 40 हजार आदिवासी परिवार है, तो आप समझिए कि 12 से 13 हजार मकान, 2,20,000 हर व्यक्ति को, यानी समझ लीजिए 260 करोड़ रुपए के मकान 1 साल के अंदर हम लोग यहाँ उनको, हमारी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार की
बदौलत और राज्य सरकार की मेहनत से उनको दिलवा चुके हैं। तो उनका पक्का मकान उनको मिल चुका है। और लगातार हर चीज की मॉनिटरिंग करके कि भाई समय पे लोगों को उनकी हैंडपंप सुधरे, उनमें मोटर डले, बोर हो, इस पर काम करते रहते हैं। अभी जो बहुत बड़े कामों की अगर हम बात करें तो श्रीमंत जी की कृपा से और मोदी जी ने जो चंबल पार्वती लिंक परियोजना जो 72,000 करोड़ रुपए की जो योजना स्वीकृत की है, उससे मेरे यहाँ 3 डैम बनेंगे, नैनागिर, सोनपुरा और अपना कटीला। उससे लगभग 200 गांव में 6,500 करोड़ की लागत से 3 डैम बनेंगे और उससे 1 लाख बीघा जमीन मेरे यहाँ 200 गांव पानी लगे। तो एक कब तक तैयार हो जाएगा? ये मुझे लगता है कि 3 साल के अंदर तैयार हो जाएगी और उसके लिए बजट में पैसा भी आ गया। तो वो मोदी जी का तो ऐसा काम रहता है कि मोदी का काम माने मोदी जी की गारंटी पर गारंटी होती है, तो काम तो होना ही है। तो वो भी काम जो है एक बहुत बड़ा काम हुआ। दूसरा, हमारे यहाँ तेंदुआ पे जो फोर लाइन है, कोटा फोर लाइन, उस पे 2,500 करोड़ रुपए की फैक्ट्री गोला बारूद के लिए अडानी कंपनी की तरफ से मुख्यमंत्री महाराज साहब ने ग्वालियर जो हुआ था उसमें मंजूर करवाई है। वो भी 500 बीघा जमीन उसके लिए दे दी है शासन ने। वो भी जल्द बनेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ महिलाओं के लिए बदरबास पर बूढ़ा डोंगर पर ये जॉकेट बनाने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए जो अडानी की तरफ से फैक्ट्री है वो भी बनना चालू हो गई है। उससे भी हजारों महिलाओं को रोजगार मिलेगा, अपना जैकेट का वो बनाएंगी और आगे के लिए उसको बेचने में सहायता मिलेगी, सिखाने में सहायता मिलेगी। और अगर मैं बात करूं, अभी 27 करोड़ रुपए का हमारा बरौदिया बिजरौनी पे जो तालाब 8 साल से पेंडिंग पड़ा था, उसको महाराज साहब ने अभी स्वीकृत करा करके उसको राशि दिलवाई है। मैं बात करूं, अगर हमारा बमौरी विधानसभा जो निहाल देवी के लिए जाते थे, उसमें बीच में कूनो नदी पड़ती थी, उसमें लोग बरसात में नहीं जा पाते थे। उसमें 11 करोड़ रुपए की लागत से पुल बन करके तैयार हुआ है, जो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार की देन है। आज लोग इस पार से उस पार, अभी सिंधिया जी ने उसका उद्घाटन किया है। मात्र 1 साल में से भी कम समय में बन के तैयार हुआ है। हमारा अगर कोलारस से पौरी विधानसभा को जोड़ने के लिए जो अवाप है, जो परेशानी आती थी नदी पे, तो उस पे भी जो है 5.5 करोड़ की लागत से अभी पुल बन के तैयार हुआ है, जिसका भी अभी सिंधिया जी आए थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। लगातार काम चल रहा है और पौरी भी कोलारस से जुड़ गई, कोलारस बमौरी से जुड़ गया। दिन प्रतिदिन लगातार विकास के काम हो रहे हैं। अगर मैं लाडली बहना में महिलाओं को पैसा मिल रहा है, हमारा जो सब्जी भाजी या कुपोषण के लिए आदिवासियों को 1,500 रुपये महीना मिल रहा है। और अब लाडली बहना का तो धीरे धीरे 250 बढ़ा के 3,000 रुपये तक करने का भी ऐलान मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। निरंतर क्षेत्र के लिए विकास के काम हो रहे हैं। और अभी आपके कोलारस से जो हमारे खरे के लिए आती है, जो टामकी और बड़ौता पे जो बहुत बड़ी नदी का चौड़ाव है, उसके लिए 28 करोड़ की लागत से पुल बन रहा है। इतना बड़ा पुल अभी इस जिले में कहीं नहीं। इतना बड़ा पुल बन के तैयार हुआ, अगली साल उस पर निकलना चालू हो जाएंगे। हमारी देहरदा से लेकर के और जो रोड गई है चनेरी तक, इसको भी अभी 18 फुट चौड़ी है, इसको 36 फुट चौड़ी बनने का 260 करोड़ रुपए मंजूर हो गया है। और ये ईसागढ़ से, ये तरावली से तो आगे काम भी चालू हो गया है। थोड़ा टोल टैक्स के कुछ उसका पहले का ठेका है, तो 2025 तक उस चक्कर में काम रुका हुआ है। अगली साल से ये भी काम चालू हो जाएगा। तो विकास के काम तो पूरे प्रदेश में हो रहा है, लेकिन गुना शिवपुरी असोनर में तो बहुत स्पीड से दौड़ रहा है। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी के साथ मोहन यादव जी के साथ आपका कैसा रिश्ता है? वो किस तरीके से कार्यकर्ताओं को, विधायकों को महत्वता देते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी जो है वो काफी पढ़े लिखे और योग्य व्यक्ति। उन्होंने हमेशा कार्यकर्ता, विधायक सबको सपोर्ट करती है। और
एक 4 से अच्छी योजनाएं ला करके, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको हेलीकॉप्टर की सुविधा कि उसको ले जा सकें। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो अभी उन्होंने बताया कि वो कोई लेके जाएगा तो उसको 25,000 रुपये देंगे मरीज को, अगर वो भर्ती कराएगा। जैसे आपका अगर उन्होंने कहा कि मांस मंदरा की जो दुकान है तो शहर में अंदर ना रहे, उनको दूर भेजना। जो धार्मिक स्थान थे उन पर दारू की 28 जगह, कितनी जगह 42 जगह दारू की बिक्री बंद करना। और हमारे धार्मिक त्योहार जितने थे उनको मध्य प्रदेश में अच्छे से मनाए, उसके लिए विशेष प्रयास करना। और जहां जहां से हमारे भगवान गए थे उन पथों को बनाना, तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर के और विकास के लिए भी काम करना और उद्योगों को लाने के लिए रात दिन वो 1.5 साल से काम कर रहे हैं कि अधिक से अधिक उद्योग आए, और उसके लिए कितनी सब्सिडी दे करके और उद्योगों की स्पीड को 4 गुनी स्पीड से कर रहे हैं। आप लोगों से उनका रिलेशन कैसा है? मतलब आप जब सीएम हाउस जाते हैं या विधानसभा में जब वो आपको मिलते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भी मंत्री या मुख्यमंत्री होता है वो सबको लेके चलने का उनका प्रयास है। वहां जातिवादता को ज्यादा वो नहीं है उनके यहाँ। तो हर एक को बढ़िया हंस के बोलना, उनको सम्मान देना, उनको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, क्योंकि वो कार्यकर्ता भी इस पार्टी। और आपका आखिरी सवाल मेरा एक ही है कि आपका युवाओं को लेकर राजनीति में आने को लेकर आपका क्या मानना है कि क्या युवाओं को राजनीति से जुड़ना चाहिए? क्योंकि जनरली हमको देखने को ये मिलता है कि जब युवा बेरोजगार होता है या कुछ नहीं करता तो वो राजनीति में आगे बढ़ता है। तो क्या आपको लगता है कि उसको फुल टाइम करियर के तौर पर राजनीति को देखना चाहिए? देखिए, राजनीति लोगों ने उसका नाम बिगाड़ दिया। राजनीति एक्चुअल में जो सेवाभावी लोग होते थे और जो किसी ना किसी रूप में अपनी सेवाएं जनता को देना चाहते थे, तो उस रूप में लोग आते थे। आज भी जिनको अस्पताल में सेवा देना है, मंदिरों में सेवा देना है, कहीं भी लोगों की मदद करना है, तो वो राजनीति में उसको आना चाहिए। राजनीति काम करते करते सेवा करते करते अपने पद की ज्यादा लालसा न रखे, क्योंकि अगर पद के लिए काम करेगा तो वो सेवा नहीं कर पाएगा। उसको तो सेवा इस तरीके से करनी है कि मुझे पद मिले या नहीं मिले, लेकिन मुझे काम करते रहना है। तो करते करते एक समय आएगा कि पद उसके पीछे आएगा। से हम उदाहरण दें मोदी जी का, वो 20 साल कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे नगर पालिका का टिकट दे दो, मुझे सरपंच का दे दो, मुझे विधायक का दे दो। और लगातार पार्टी ने जहां उनको भेजा वो काम करते रहे। और एक समय ऐसा आया कि वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री बने गुजरात के। आज 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद में 11 साल से प्रधानमंत्री। आप राजनीति में अपनी आगे की भूमिका क्या देखते हैं? देखिए, जहां पार्टी हमको काम सौंपे उसको काम को करो, जहां सिंधिया जी जो काम बताए वो करो, जहां भी कार्यकर्ताओं की सेवा का मौका मिले वो करो। ज्यादा ये सोच के मत करो कि ये मुझे चाहिए। आप करते रहो तो आपका अपने आप आकलन होगा पार्टी में। उस आकलन के आधार पर, आपकी वर्किंग और आपके विचारों के आधार पर अपने आप कहीं ना कहीं पार्टी आपको एडजस्ट करेगी। बस आपसे आखिरी सवाल कि आपका एक डांस का वीडियो बड़ा वायरल हुआ जो बहुत लोगों ने देखा और शेयर किया, तो आप डांस के शौकीन हैं? नहीं, मैं ज्यादा डांस का शौकीन तो नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे भानेज की शादी थी हाँ। और क्योंकि भानेज में मामा का ज्यादा मन होता है, तो भानेज ने जब कहा कि आओ मामा, तो मैं भी उसी में डांस करने लग गया। बाद बाकी मोटे लोग तो वैसे भी ज्यादा डांस नहीं कर पाते, तो ऐसा नहीं कुछ सर, नहीं। और लेकिन वैसे आप बढ़िया लग रहे थे सर। लेकिन जीवन को देखिए, एंजॉय करो। क्या राजनीति, क्या व्यापार, क्या खेती, जो भी काम कर रहे हो उसमें मस्त रहते हुए, उसको ही एंजॉय करते हुए अपने काम को करते रहो। क्योंकि जीवन, देखिए, हम लोग शांति कुंज हरिद्वार से जुड़े हुए, गायत्री परिवार
यहाँ भी शक्तिपीठ बनी हुई है, यज्ञशाला है, रोज यज्ञ होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, गरीबों की शादी होती है, 16 संस्कार यहाँ से चलाए जाते हैं और नशा मुक्ति आंदोलन यहाँ से चलाते, बीड़ी सिगरेट दारू छुड़ाने का भी। तो काम क्या मिल रहा है छोटा बड़ा उसको मत देखिए, बस आप तो उसमें ये कहिए कि ईश्वर की जो आपको काम सौंपा है, पार्टी ने जो काम सौंपा है, सिंधिया जी ने जो काम सौंपा है, उसको मन लगा करके करो, खुश होकर के करो, तो एक दिन आपके भाग्य का कोई ले नहीं सकता, और जो आपके को मिलना नहीं है वो आपको कोई दे नहीं सकता। तो बिना चिंता के, जैसे गीता जी का है ना, फल की चिंता मत करो, काम करो, और किसी से डरने की आपको जरूरत। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। और हमने आपसे जो भी सवाल किए सर, बहुत सहजता और बहुत सरलता से हमें उनके उत्तर मिले। तो आशा करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।